एबनॉर्मेलिटी होगी तो क्या हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पे नॉर्मल है, ये नॉर्मल दिखाया गया है, नॉर्मल हार्ट और जो लोकेशन ऑफ ट्राइकस्पिड है वो दिखाई गई है। तो यहाँ पे देखिए ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व जो है ये नॉर्मली है। यहाँ पे राइट एट्रियम कंस्ट्रिक्ट करता है तो वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है, वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये ब्लड को लीक करते हैं, लीकी वाल्व है, जिसकी वजह से जब ये फिल्म जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो रिवर्स फ्लो ऑफ ब्लड भी देखने को मिलता है, जिसको कहते हैं रीगर्गिटेशन, जिसको कहते हैं रीगर्गिटेशन। हाँ, तो ये जो प्रोसेस है इसमें आपको समझ में आ गया कि ट्राइकस्पिड वाल्व रीगर्गिटेशन है वो इस वजह से सर रीगर्गिटेशन एक बार बता दीजिए सर, लेफ्ट हो गई थी मीटिंग अभी। हाँ, रीगर्गिटेशन जो है ये वो पैथोलॉजी है जिसमें जब राइट वेंट्रिकल, ये किसी में भी हो सकता है, राइट में, लेफ्ट में, जहाँ पे भी वाल्व ठीक से बंद नहीं होंगे, लीकी होंगे, तो उसमें जब उससे आगे का पार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड एक तो अपनी एग्जिट की तरफ जाएगा, दूसरा जो है जहाँ पे लीकी एरिया मिलेगा वहां से भी ब्लड री एंटर कर जाएगा उस चैम्बर में जहाँ से वो आ रहा है। तो ये होता है रीगर्गिटेशन। तो इस तरह से यहाँ पे जब राइट एट्रियम में ब्लड आ गया तो वेना कावा सुपीरियर और इंफीरियर से भी ब्लड आ रहा है, तो हमेशा यहाँ जो ब्लड का वॉल्यूम है वो नेक्स्ट कार्डियक साइकिल में बढ़ता जाएगा और जो राइट एट्रियम है उसके ऊपर प्रेशर डेवलप होता जाएगा और प्रेशर डेवलप होता जाएगा तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, मतलब हाइपरट्रोफाइड हो जाएगी राइट एट्रियल वाल्व। हाँ, तो अब तो आप सब कुछ आराम से लिख सकते हैं, पर आपको मैकेनिज्म समझ में आ गई तो फिर आप अपने आप से बना के अपने सेंटेंसेस में, सिंपल सेंटेंस में आंसर बना के, फ्लो चार्ट बना के लिख सकते हैं। इसीलिए मेन चीज होती है समझना। यस सर। याद करने की जरूरत नहीं होती है, समझने की जरूरत होती है। अगर एक बार आपको फॉर्मूला समझ में आ गया तो फिर आप अपने आप से आंसर लिख सकते हैं, आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ नहीं, दिमाग आपकी सबसे बड़ी किताब है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व regurgitation is a condition in which the valve between the two right heart chamber, right ventricle and right atrium does not close properly. The malfunctioning valve allow blood to flow back into the heart, upper right chamber, right atrium. Right atrium में चला जाता है ब्लड वापस। इसलिए ये जो regurgitation की प्रोसेस है इसकी वजह से प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या, ट्राइकस्पिड वाल्व रिगर्गिटेशन। ट्राइकस्पिड वाल्व रिगर्गिटेशन ऑफ्टन डज नॉट कॉज साइन और सिम्टम अंटिल द कंडीशन इज सीवियर। आपको पता है इसमें कोई मिक्सिंग ब्लड और ये सब तो कुछ हो नहीं रहा है, तो जिसकी वजह से जो है वो तब तक प्रॉब्लम नहीं आती है जब तक कि ये सीवियर ना हो जाए कंडीशन। जब कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाएगी तभी यहाँ पे सिम्टम आना शुरू होंगे। नोटिसेबल साइन एंड सिम्टम ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व रिगर्गिटेशन में इंक्लूड फटीग, डिक्लाइन एक्सरसाइज कैपेसिटी, स्वेलिंग इन पेशेंट्स एब्डोमेन, लेग और वेन्स इन द नेक, एबनॉर्मल हार्ट रिदम, पल्सिंग इन पेशेंट नेक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ विद एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो पल्सेशन ऑफ नेक वेन है वो भी आपको पता है किस वेन की बात हो रही है, कौन से कॉलम के बढ़ने की बात हो रही है और कौन सा ग्राफ आप बनाएंगे जिससे आपको पता लग जाएगा कि किस वेन का प्रेशर बढ़ा हुआ है, बढ़ रहा है। हाँ बढ़ रहा है। वो कौन सा वेन का प्रेशर बढ़ रहा है? कैरोटिड राइट प्रेशर बढ़ रहा है तो आप लोग भूल जाते हैं जुगुलर वेनस पर, बार बोला मत करिए, ठीक है। Several factors can increase the risk of tricuspid valve regurgitation include infections such as infective endocarditis or rheumatic fever, a heart attack, heart failure, pulmonary hypertension, heart disease, congenital heart disease, use of certain medication, radiation. ये सारे जो हैं वो प्रॉब्लम हो सकते हैं जो ट्राइकस्पिड वाल्व है उसके रिगर्गिटेशन के, उसके एबनॉर्मल होने के, तो कोई भी इन्फेक्शन हो, ये जो इसमें रिस्क फैक्टर दिए हुए हैं ये रिस्क फैक्टर जो हैं वो
कॉन्जेनाइटल जैसी चीज के लिए नहीं है, इसमें से कुछ जो है ये मिक्स टाइप का यहाँ पे नोट्स है ट्राइकस्पिड वाल्व रिगर्गिटेशन का या प्रोलैप्स का। ये कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट की तरह से इतना ज्यादा काम नहीं करेगा जितना कि ये हार्ट की एबनॉर्मेलिटी की तरह काम करेगा। इसके लिए जो रिस्क फैक्टर पहला बताया गया है उसको कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट से हम रिलेट नहीं कर सकते। यहाँ पे बोला गया इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और रिमेटिक फीवर। रिमेटिक फीवर एक एक्वायर्ड डिजीज है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एंडोकार्डाइटिस की बात यह है कि एंडोकार्डाइटिस जो इनर वॉल ऑफ द हार्ट होती है, जो कि वाल्व के बनने में अपना थोड़ा सा कॉपरेशन देती है, अगर उसमें इंफ्लेमेशन हो जाए तो ये वाल्व जो है ये लूज हो जाते हैं, प्रॉपरली बंद नहीं होते। जो हार्ट अटैक है ये भी इससे कॉन्जेनाइटल से रिलेट नहीं करता है। यहाँ हार्ट फेलियर जो है ये भी कॉन्जेनाइटल से नहीं करता। पल्मोनरी हाइपरटेंशन ये भी कॉन्जेनाइटल से नहीं करता। ये सारे रिस्क फैक्टर इसलिए कहे जा रहे हैं कि जो ट्राइकस्पिड वाल्व है उसको खराब कर सकते हैं। अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन है तो ब्लड जो है वो पूरी तरह से लंग्स में नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से वो राइट पल्मोनरी आर्टरी में रुकने लगेगा। राइट पल्मोनरी आर्टरी आर्टरी में रुकने लगेगा। पल्मोनरी आर्टरी में जब कंजेशन होगा तो राइट वेंट्रिकल में रुकने लगेगा, और राइट वेंट्रिकल में जब कंजेशन होगा तो वो राइट एट्रियम में रुकने लगेगा। इसलिए ये जो इस तरह से जो पूरा कंजेशन का पूरा एक के बाद एक रिवर्स में जा रहा है कंजेशन, ये इसका मेन जो कॉज है वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन। हार्ट डिजीज ये मत इसमें करिए, ये बेकार की बात है। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज यहाँ पे जो भी रिस्क फैक्टर दिए हुए हैं ये ट्राइकस्पिड वाल्व रिगर्गिटेशन के लिए है, कि मतलब कौन सी ऐसी कंडीशन है जो ट्राइकस्पिड वाल्व रिगर्गिटेशन को पैदा कर सकती है। कोई कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज है, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज की तरह से भी जो ट्राइकस्पिड वाल्व हैं वो खराब हो सकते हैं, रिगर्गिटेट हो सकते हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं ये कॉन्जेनाइटल में जाता है जो प्रेगनेंसी के दौरान ली गई है, जिसकी वजह से जो ट्राइकस्पिड वाल्व है उसका डेवलपमेंट खराब हो जाएगा और ट्राइकस्पिड वाल्व रिगर्गिटेशन हो सकता है। रेडिएशन ये कॉन्जेनाइटल के साथ कोरिलेट करता है कि कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट जब प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर मदर को बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिल गया रेडिएशन का तो ट्राइकस्पिड वाल्व का डेवलपमेंट खराब हो सकता है, जिसकी वजह से जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो रिगर्गिटेट हो सकते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व रिगर्गिटेशन लास्ट इट कैन लीड टू हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में जा सकता है। किस साइड का हार्ट फेलियर में जा सकता है अगर ट्राइकस्पिड वाल्व रिगर्गिटेशन है तो राइट साइड। In severe tricuspid valve regurgitation, pressure can rise in right ventricle due to blood flowing backward into the right atrium and less blood flowing forward through the right ventricle and into the lung. Right ventricle can expand and weaken over time, leading to heart failure. Atrial fibrillation. Some people with severe tricuspid valve regurgitation also may have a common heart rhythm disorder called atrial fibrillation. देखिए, एट्रियल फिब्रिलेशन ये एक एरिथमिया है, ये एक हार्ट की रिदम का डिफेक्ट है, जिसमें हार्ट जो है 110 बीट्स पर मिनट से ज्यादा बीट करने लगता है। जैसे नॉर्मल हार्ट रेट कितना है 72 से 100। चलिए ठीक है, 10 बीट और भी इधर उधर हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उससे ऊपर चला जाए तो उसको टैकीकार्डिया कहते हैं। तो टैकीकार्डिया का एक फॉर्म होता है एट्रियल फिब्रिलेशन। यहाँ पे बात एट्रियल इसलिए कही गई है क्योंकि देखिए, जब एट्रियम के ऊपर आप बार बार दबाव डाल रहे हैं तो एट्रियम में पेसमेकर टिश्यू लोकेट करता है, जिसको कहते हैं एसे नोड। तो उस एसे नोड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, उस एसे नोड की वजह से इफेक्ट पड़ेगा, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ने की वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन डेवलप हो जाता है। मतलब एट्रिया में बिल्कुल अनब्रेकेबल कॉन्ट्रैक्शन होते चले जाते हैं, जिसमें आपको PQR कॉम्प्लेक्सेस नहीं दिखेंगे, बस ऐसे दिखेगा वेव्स आ रही हैं, टक वेव्स चल रही, उसको एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। उसमें ना तो प्रॉपर फीलिंग आएगी पी की, मतलब प्रॉपर एट्रियल फीलिंग का कोई साइन नहीं आएगा, उसमें प्रॉपर वेंट्रिकल फीलिंग का कोई साइन नहीं आएगा, उसमें वेंट्रिकल और एट्रियल रीपोलराइजेशन का कोई साइन नहीं आएगा।
मतलब कोई PQR कॉम्प्लेक्सेस नहीं दिखेंगे, बस पूरी एक बड़ी सी वेव दिखेगी कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होने की, और फिर उसका दोबारा वेव दिखेगी, फिर हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होने की, और ये वेव बहुत जल्दी जल्दी आएंगे। इसको कहते हैं टैकीकार्डिया और एट्रियल फिब्रिलेशन। बात समझ में आ गई? एट्रियल फिब्रिलेशन क्यों होगा? क्योंकि कहाँ से जनरेशन होता है करंट का? ऐसे नोड से होता है। नोड कहाँ लोकेट कर रही है? वॉल्यूम ओवरलोड डाल रहे हैं, मतलब राइट एट्रियम को हम खराब कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे एट्रियल फिब्रिलेशन डेवलप होने के चांसेस हो जाएंगे। नेक्स्ट, एब्स्टेन एनोमली। सर फिब्रिलेशन मतलब ऐसे मूवमेंट करना सबको। हाँ, जैसे फिब्रिलेशन का मतलब ऐसे होता है कांपना, कपकपाना, समझ गए आप? यस सर। जो फिब्रिलेशन के लिए मतलब अगर आप ढूंढेंगे, फिब्रिलेशन का मतलब है कि कपकपाना, तो बस आप हार्ट को कपकपाते हुए देखेंगे, मतलब आप यही नहीं अंदाजा लगा पाएंगे कि कब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कब एट्रियम रिलैक्स हुआ और कब वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ। वो रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमिना ही खत्म हो जाएगा। बस हार्ट कपकपाता रहेगा, कपकपाने में ना तो उसकी फीलिंग हो पाएगी ना उसकी प्रॉपर नहीं। ओके सर। ठीक है, तो एट्रियल फिब्रिलेशन हो या वेंट्रिकल फिब्रिलेशन हो, उसकी वजह से फिर डेथ हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? एब्स्टेन एनोमली इज द नेम गिवन टू द डिफेक्ट वेयर द ट्राइकस्पिड वाल्व इज एबनॉर्मल। एब्स्टेन एनोमली बोलते हैं कंडीशन को जिसमें ट्राइकस्पिड वाल्व जो होते हैं वो खराब होते हैं। एब्स्टेन एनोमली में और भी एबनॉर्मैलिटीज आती हैं, एब्स्टेन एनोमली डिस्कस करेंगे, तब आपके साथ बात करेंगे। Most children also have atrial septal defect, which is hole between the two upper chamber. This is another route for oxygen-poor blood to travel around the body instead of being pumped to the lungs. In many children, the pulmonary valve between the right ventricle and the pulmonary artery is narrow than usual, so heart has to work harder to pump blood to the lungs. और जो कॉम्प्लिकेशन इसके साथ देखने को मिल सकती हैं वो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट भी हो सकता है, और जो पल्मोनरी आर्ट का वॉल है उसकी स्टेनोसिस भी हो सकती है। तो इन सारी कंडीशन में ये सारी कॉम्प्लिकेशन आती हैं ट्राइकस्पिड वाल्व रीगर्गिटेशन के साथ। बात समझ में आ रही है? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट आप लोगों को सभी को पता है, और जो पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस है वो भी आप सबको पता है। अगर पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोज हो जाएगी तो लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या हाल होगा? तो सॉरी, राइट वेंट्रिकल का क्या हाल होगा? अगर पल्मोनरी आर्टरी वाल्व जो है वो स्टेनोज हो जाएंगे तो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल क्या होगा? ऐसा हो जाएगा सर, वो इनलार्जमेंट हो जाएगा। समझ में आ गया? हाइपरट्रोफाइड हो जाएगा। ठीक है। Most children also have an atrial septal defect, which is a hole between the two upper chamber atria. This is another route for oxygen-poor blood to travel around the body instead of being pumped to the lungs. In many children, the pulmonary valve between the right ventricle and pulmonary artery is narrow than usual, so the heart has to work harder to pump blood to the lungs. बात समझ में आ गई आपको? अब यहाँ पे एब्स्टेन एनोमली हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने ट्राइकस्पिड वाल्व को साइनोटिक कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स में डिस्कस किया, जबकि इससे इतनी ज़्यादा साइनोसिस कुछ डेवलप नहीं होगी। लेकिन कैसे, किस कंडीशन में साइनोसिस डेवलप हो जाएगी? क्या हो जाएगा कि साइनोसिस डेवलप हो सकती है? बहुत ही माइल्ड सी साइनोसिस डेवलप होगी। हार्ट डिजीज है वो तो सही बात है, लेकिन बहुत क्या अर्ली बच्चा जो है वो जो ट्राइकस्पिड वाल्व की रीगर्गिटेशन के साथ पैदा हुआ है तो क्या वो ब्लू डिस्कलरेशन दिखाएगा? अभी बच्चा पैदा हुआ जैसे दूसरे डिफेक्ट में दिखाता था, वैसा क्या इसमें दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। साइनोसिस इतनी जल्दी नहीं होगी क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रॉपर जा रहा है बॉडी में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रॉपरली जा रहा है लंग्स में, लेकिन धीरे क्या होगा? वॉल्यूम ओवरलोड होते होते जो राइट चैम्बर है
अपर और लोअर दोनों हाइपरट्रोफाइड हो जाएंगे, थकने लगेंगे, राइट साइड हार्ट फेलियर में जाने लगेगा, जिससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कम अमाउंट में लंग्स पे पहुंचेगा, कम अमाउंट में लंग्स पे पहुंचेगा। पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगी। तो कम अमाउंट में अगर इम्प्योर ब्लड पहुंच रहा है तो कार्बन बॉडी से बहुत कम निकल पाएगी। समझ में आ रही है? Yes, कार्बन बॉडी से बहुत कम निकल पाएगी और उसकी वजह से जो है वो जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है वो ज्यादा हो जाएगा, बॉडी में ज्यादा हो जाएगा। Yes, sir. ज्यादा रहेगा। ठीक है, वो ज्यादा रहेगा और क्योंकि ब्लड प्योर नहीं हो पाएगा तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसका लेवल कम होता जाएगा और बहुत लेटर स्टेज में जाके साइनोसिस डेवलप होगा। बात समझ में आ गई? इतनी जल्दी साइनोसिस देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर हम ट्राइकस्पिड वाल्व रीगर्गिटेशन को साइनोटिक हार्ट डिजीज में नहीं भी रख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बच्चों में बहुत देर में जाके मतलब और जब एज हो जाएगी, बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे, स्कूल गोइंग हो जाएंगे, तब शायद उनमें वो डिफेक्ट देखने को मिले, तब वो चीज खुल के सामने आएगी। लेकिन उसको कम से कम 5-7 साल तो डेवलप होने में लगेंगे। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है वो एब्स्टिन अनोमाली है। एब्स्टिन अनोमाली की अभी बात आई थी जिसमें ट्राइकस्पिड वाल्व रीगर्गिटेशन भी देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं कि एब्स्टिन अनोमाली में क्या हुआ। हालांकि ट्राइकस्पिड वाल्व रीगर्गिटेशन को एब्स्टिन अनोमाली के अंदर रख कर ही उसको कॉन्जेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिजीज की ग्रुप में रखना चाहिए आइडियली। अब देखिए क्या होता है, आप उसको बताते हैं। एब्स्टिन अनोमाली इज अ कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट in which the septal and posterior leaflet of the tricuspid valve are displaced toward the apex of the right ventricle of the heart. It is classified as critical congenital heart defect. Ebstein anomaly. Ebstein anomaly is a congenital heart defect in which the septal and posterior leaflet of tricuspid valve are displaced towards the apex of the right ventricle of the heart. It is classified as critical congenital heart defect. देखिए, जो ट्राइकस्पिड वाल्व है उसको ट्राइकस्पिड क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें 3 लीफलेट होती हैं, 3 पत्तियां, ठीक है, 3 कस्प होते हैं 3। तो ये जो 3 कस्प है इसमें बोला गया है सेप्टल, इन विच सेप्टल जो सेप्टा से जो वेंट्रिकल और लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के बीच में सेप्टा है और जहाँ पे जॉइंट है अपर जो एट्रियल मतलब राइट और लेफ्ट एट्रियम, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल का जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे जो सेप्टा है, सेप्टा वाला जो लीफलेट है और जो पोस्टीरियर लीफलेट है ट्राइकस्पिड वाल्व का, ये दोनों डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, मतलब डिसलोकेट हो जाते हैं, गलत जगह पे प्लेस हो जाते हैं। और गलत जगह उनकी क्या है कि ये एपेक्स वाला रीजन जो नीचे बिल्कुल अंदर की तरफ जो राइट वेंट्रिकल का बिल्कुल नीचे कोने वाला पेनिनसुला वाला पार्ट है वहां तक चले जाते हैं, वहां पे जाके लोकेट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, क्रिटिकल कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज होती है। और ये जो क्रिटिकल कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज है ये कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो तो फोटो देखने से पता लगेगा। देखिए ये फोटो देख लीजिए पहले आप, तो आपको थोड़ा सा समझना। देखिए ये राइट एट्रियम है, कितना बड़ा हो गया राइट एट्रियम, हो गया या नहीं हो गया? दिख रहा है ना, बहुत बड़ा राइट एट्रियम। और कितना छोटा राइट वेंट्रिकल हो गया, कितना छोटा। देखिए ये सेप्टल लीफलेट है, ये कौन सी लीफलेट है? ये वाली सेप्टल लीफलेट। देखिए सेप्टा है ना, ये सेप्टा है, ये और ये जो सेप्टा पूरा ऊपर से आ रहा है उसके साथ जो जुड़ी हुई लीफलेट है ये वाली, ये देखिए कितना नीचे खिसक के आ गई, जबकि इसको कहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन ये खिसक के नीचे आ गई। और ये पोस्टीरियर लीफलेट है, पोस्टीरियर लीफलेट। तो जो सेप्टल लीफलेट और पोस्टीरियर लीफलेट जो है इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये कहाँ आ गई, जो ये हार्ट का जो एपिक्स है, राइट वेंट्रिकल का जो एपिकल रीजन है पेनिनसुला वाला, जो कोनिकल पार्ट है
इस पार्ट की तरफ खिसक के आ गई, जिससे क्या हुआ, एट्रियम बहुत बड़ा हो गया और वेंट्रिकल बहुत छोटा हो गया। स्मॉल राइट वेंट्रिकल, डायलेटेड राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम बहुत बड़ा हो गया और राइट वेंट्रिकल जो है बहुत छोटा हो गया, बहुत स्मॉल हो गया। ठीक है, एफसिन एनोमली का डिफेक्ट समझ में आ गया। एफसिन एनोमली वो डिफेक्ट होता है जिस डिफेक्ट में जो सेप्टल लीफलेट है और जो पोस्टीरियर लीफलेट है ये दोनों डिस्प्लेस हो जाते हैं लोकेट हो जाता हार्ट के एपेक्स की तरफ, राइट वेंट्रिकल उसके एपिकल रीजन की तरफ ये लोकेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एट्रियम का, राइट एट्रियम का साइज बहुत बड़ा हो जाता है और राइट वेंट्रिकल छोटा हो जाता है। बात समझ में आ गई। ये एफसिन एनोमली, देखिए इतना बड़ा डिफेक्ट हो गया कि एट्रियम इतना बड़ा अमाउंट में ब्लड को रखे हुए और वेंट्रिकल बहुत छोटे अमाउंट में ब्लड को रखे हुए, तो ये कितना बड़ा डिफेक्ट हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये कस्प है, ये एंटीरियर लीफलेट है, ये पोस्टीरियर लीफलेट है और ये शिफ्टर लीफलेट है। तो ये जो दोनों लीफलेट होते हैं ये दोनों डिस्प्लेस हो जाते हैं। एंटीरियर तो बेचारा अपनी जगह पे ही रहता है, लेकिन ये दोनों जो है लीफलेट पोस्टीरियर वाला और जो सेप्टल वाला है ये दोनों डिस्प्लेस हो जाते हैं। कहाँ खिसक के चले जाते हैं, एपिकल रीजन। तो अभी हम और आपको देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये ट्राइकस्पिड का एक और फोटो है, कहाँ जा रहा है ये देखिए ट्राइकस्पिड है ये ट्राइकस्पिड से ये पल्मोनरी वाल्व है और पल्मोनरी वाल्व से ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लेफ्ट और राइट लंग्स में ब्लड चला जाता है। हाँ ठीक है, तो इस तरह से जाता है। अब यही जो लीफलेट है ना, ये अगर ये ट्राइकस्पिड जो लीफलेट है इसके सेप्टल लीफलेट, पोस्टीरियर लीफलेट और एंटीरियर लीफलेट, ये अगर गड़बड़ हो जाए तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे ये और वेंट्रिकल के साइज को छोटा कर देंगे। The tricuspid valve usually has 3 leaflets named the anterior, posterior and septal leaflet. Each leaflet is connected via chordae tendineae to the anterior, posterior and septal papillary muscles of the right ventricle respectively. Tricuspid valve may also occur with 2 or 4 leaflets. The number may change over a lifetime. ये मतलब ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि इनके नंबर बदल जाएं, कभी कभी ये 2 भी हो सकते हैं और कभी कभी 4 भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ठीक से काम करते हैं तो हमें क्या फर्क पड़ता है। समझ आ रही बात? मतलब नंबर से क्या लेना देना। अगर आपको दिमाग में सब कुछ है, आप अच्छे से समझ गए हैं, तो अगर आपको कम मार्क्स भी मिल गए, मान लीजिए किसी वजह से हैंड राइटिंग नहीं समझ में आई एग्जामिनर को या उसका मूड खराब था, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, हमारा काम तो चली जाएगा ना, हमें जॉब तो मिल ही जाएगी हमारे नॉलेज के बेस पे। तो इसी तरह से अगर लीफलेट जो है वो 2-4 हो गए, कम या ज्यादा हो गए, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो एफसिन एनोमली आपको समझ में आ गई। इसमें the right atrioventricular wall complex, the tricuspid valve is made up of the 3 valve leaflet, the annulus, the supporting chordae tendineae, the papillary muscles. ये इसका वो दिया हुआ है, मतलब हाँ सर तो ये कैस्पिड वाल्व का जो डायग्राम था सर वो एक बार दिखाइएगा। ये वाला सर ट्राइकस्पिड वाल्व, हाँ ये वाला सर। ठीक है सर, हो गया। मैं ये स्लाइड बस खत्म होने वाली है, बस मैं अब आपको भेज दूंगा। बहुत अच्छा है कि आपने कॉपी में बना लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बना लिया। हाँ ये यहाँ पे वो एनाटॉमी दी हुई है कि 3 लीफलेट से बनता है, एनुलस होता है मतलब जो पूरा ऐसा गोल गोल घेरा है, और सपोर्टिंग चौड़े टेंडनी जो फाइबर्स है जो कि मसल्स को उसे जोड़ते हैं, ताकि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वेल्व को कैसे बंद किया जाता है और कैसे खोला जाता है रिलैक्सेशन के टाइम, तो वो यहाँ पे दी हुई है। The atrial and ventricular mass. The atrial and ventricular masses, conduction system tissue and supporting structure of the fibroelastic cardiac skeleton allow coordinated action of the tricuspid valve. यहाँ पे ये दिया हुआ कि जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, जो ये सपोर्टिंग टेंडनाई होते हैं और जो पैपिलरी मसल्स होती हैं, ये सारे मिलके जो है वो इसको हेल्प करती है। किस चीज में हेल्प करती है? इसके फंक्शन को नॉर्मल कराने के लिए।
ठीक है, इसका कोई क्वेश्चन से लेना देना नहीं है। अगर आप नॉर्मल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, कोई उसमें ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि जब हमें नॉर्मल चीज पता होती है तभी हम एब नॉर्मल के बाद में बात कर सकते हैं, बारे में बात कर सकते हैं। आगे क्या है? फंक्शन ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व, इट इज वन वे वाल्व दैट क्लोज ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल टू प्रिवेंट रिगर्गिटेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल बैक इनटू द राइट एट्रियम। बात समझ में आ गई? सभी को पता है कि जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वाल्व बंद हो जाते हैं और ब्लड रिवर्स होके राइट एट्रियम में ना जाकर राइट एट्रियम में पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है, में जाता है। उसके पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। It opens during ventricle diastole, allow blood to flow from the right atrium to the right ventricle. और जब डायस्टोल की स्टेज आती है तो ये खुल जाते हैं। जब खुल जाते हैं तो ब्लड जो है वो अपने आप से धीरे धीरे रिस्ट के राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। The backflow of blood is known as regression or tricuspid regurgitation. अगर ये वाल्व ठीक से बंद ना हो तो जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रिवर्स ब्लड फ्लो कर जाएगा राइट एट्रियम से वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम की तरफ रिगर्गिटेट कर जाएगा। और पल्मोनरी आर्टरी में भी जाएगा, दोनों साइड में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी में देखिए इतना बड़ा अमाउंट होता है ब्लड का, और पल्मोनरी आर्टरी जो होती है बहुत छोटी होती है, ज्यादा है ब्लड, लेकिन क्या होता है रिवर्स भी चला जाता है। जब उसको जगह मिलेगी, जहाँ जगह मिलेगी उधर भागेगा। फ्लूइड को तो यही है, दबाओ, आप उसको दबाइए, किसी बलून में पानी भराओ तो बलून की हर दीवार प्रेशर डालता है, जैसे ही वो दबाव पड़ेगा तो वो हर डायरेक्शन में भागेगा, जहाँ से उसको रास्ता मिलेगा वहाँ से वो भागेगा। जैसे आप लोग पूरे क्लास में भरे बैठे हुए हो, बहुत सारा लोग हो और आपको लगे कि उसके अंदर कोई ऐसा कोई जानवर आ गया, कोई डॉगी आ गया जो सब काट सकता है, तो जिसको जिधर से रास्ता मिलेगा वो उधर से भागेगा, कोई डोर से भागेगा, कोई खिड़कियां कूद के भाग जाएगा, ग्रिल तक ठीक है। आजकल तो सारे क्लास खाली पड़े हुए हैं, कोई बैठता नहीं है, चेयर वेयर सब सोच रहे हैं कब आएंगे स्टूडेंट। तो tricuspid regurgitation can result in increased ventricular preload because the blood reflux back into the atrium is added to the volume of blood that must be pumped back into the ventricle during the next cycle of ventricular diastole. अब ये प्रीलोड बढ़ जाएगा क्योंकि पहले से ही ब्लड वहां पे है, इसलिए प्रीलोड। वेना कवा सुपीरियर, वेना कवा इंफीरियर, ब्लड लाके डालें उससे पहले ही राइट एट्रियम में ब्लड मौजूद है, ठीक है। यस। तो इसी तरह से मतलब कॉन्ट्रैक्शन राइट वेंट्रिकल का हो और उसमें प्रेशर डेवलप हो, उससे पहले ही उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट का ब्लड इकट्ठा हो जाता है। तो ये सारा प्रीलोड है, जो कि जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा राइट एट्रियम, जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा राइट वेंट्रिकल, तो दोनों ही कंडीशन में उसको एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट करना पड़ेगा उस बड़े से अमाउंट के ब्लड को निकालने के लिए। हाँ, इसीलिए जो राइट एट्रियम है वो हाइपरट्रोफाइड हो जाएगा और ईसीजी में आपको क्या साइन देखने को मिलेगा? पल्मोनरी, ठीक है। और जो राइट वेंट्रिकल है वो हाइपरट्रोफाइड हो जाएगा, तो आपको ईसीजी में क्या देखने को मिलेगा? राइट में हाइपरट्रॉफी हो गई है, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, तो क्या मिलेगा देखने को ईसीजी में? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को कौन सी वेव शो करती है? क्यूआरएस। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा? तो उसका क्या पड़ा हुआ दिखेगा? आर वेव, आर वेव, उसका जो एम्पलीट्यूड है और जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का ड्यूरेशन है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मोटी दीवार में करंट स्प्रेड होने में ज्यादा टाइम लेगा। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो टॉल होगा एज वेल एज ब्रॉड होगा, ठीक है। Increased right ventricle preload over a prolonged period of time may lead to right ventricle enlargement, which can progress to right heart failure if left uncorrected.
अगर कुछ हमने नहीं किया, अगर हमने ट्राइकस्पिड वाल्व को ठीक नहीं किया, जो उसके लीफलेट इतने नीचे आ गए, उनको अगर ऑपरेशन करके ठीक जगह पे नहीं पहुंचाया तो बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो राइट साइड ऑफ हार्ट क्या हो जाएगा? फेलियर में चला जाएगा। राइट साइड हार्ट फेलियर हो जाएगा। Congenital apical displacement of the tricuspid valve is called Epstein anomaly and typically cause significant tricuspid regurgitation. इसी जो लीफलेट है सेप्टल और पोस्टीरियर, उसके नीचे आ जाने को ही हम जो है वो एप्स्टेन एनोमली कहते हैं। एप्स्टेन एनोमली एक तरह की कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है। ये कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट जो है वो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये आप देख चुके हैं यहाँ पे एप्स्टेन एनोमली जो है उसका इकोकार्डियोग्राफी की गई है। अब इस इकोकार्डियोग्राफी में देखिए ये हार्ट दिख रहा है ये हार्ट। तो इकोकार्डियोग्राफी में इस तरह से हार्ट दिखेगा। इसमें ये लेफ्ट एट्रियम दिख रहा है और ये राइट एट्रियम दिख रहा है। ये सेप्टा दिख रहा है नहीं दिख रहा है ये सेप्टा। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि जो राइट एट्रियम है वो कितना बड़ा हो गया है। यहाँ पे राइट एट्रियम पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये देखिए। और ये इसका पोस्टीरियर लीफलेट है, ये देखिए पोस्टीरियर लीफलेट दिख रहा है और ये इसका सेप्टल लीफलेट। तो बहुत मजा आता है जब इकोकार्डियोग्राफी में आप ऐसी एनोमली देखेंगे तो आप सोचेंगे कि जैसा डायग्राम हमने बनाया था बिल्कुल ही वैसे वहाँ पे दिख रहा है। और इकोकार्डियोग्राफी क्या है? ये एक तरह का अल्ट्रासाउंड है। किस चीज का अल्ट्रासाउंड? हार्ट के अल्ट्रासाउंड को इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। एप्स्टेन एनोमली में वो साइनोसिस होगा। एप्स्टेन एनोमली में साइनोसिस अब होगा जब हार्ट फेलियर में चला जाए। मतलब वही मैंने कहा था बहुत लॉन्ग टर्म में जाके होगा। होगा और ये इतना लॉन्ग टर्म में नहीं लेगा, क्योंकि अगर इतना बड़ा एट्रियम है और इतना छोटा सा वेंट्रिकल है तो कितना कम ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेट होने के लिए जाएगा लंग्स में। और जितना कम ऑक्सीजनेट होने के लिए जाएगा उतना ही कम सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू बॉडी में सर्कुलेट होगा और उतना ही ऑक्सीजन की कमी की वजह से हाइपोक्सिया डेवलप होगी और ब्लू डिस्कलरेशन आएगी। बात समझ में आई? वेंट्रिकल बहुत छोटा सा है तो कितना कम ब्लड भेज पाएगा लंग्स में, और कितना कम ब्लड लंग्स में जाएगा तो जितना कम ब्लड लंग्स में जाएगा उतना ही कम ब्लड जो है प्योर हो पाएगा। और जितना प्योर ब्लड होता है वही लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और वही से सिस्टमिक सर्कुलेशन से पूरी बॉडी में जाता है। तो कम अमाउंट, कम ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कम ऑक्सीजन तो हाइपोक्सिया तो मतलब साइनोसिस। समझ में आया कि कैसे साइनोसिस डेवलप होगी? ठीक है। आगे यहाँ पे इन्होंने जो ECG दिखाया है, यहाँ पे लिखा है 12 ECG of women with Epstein anomaly, a congenital heart defect in which the opening of tricuspid valve is displaced towards the apex of the right ventricle of the heart, resulting in a large right atrium. The ECG show sign of right atrial enlargement, best seen in V1. Other P wave are broad and tall, जिसको हिमालयन P wave बोलते हैं। There is also a right bundle branch block pattern. एक मिनट में फोन लेता हूँ। हेलो, वालेकुम। हाँ सलमान बताइए। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल तो इनका उसमें आएगा 4th सेमेस्टर। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर की ब्लू कलर की बुक है, बहुत मोटी बुक होती है हार्ड कवर के साथ। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर की हार्ड कवर मेरे पास वो बुक होती थी, मैंने ही वापस की थी। हाँ, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर की हार्ड कवर की ब्लू कलर की बुक है वो, बड़ी सी जैसे। हाँ, एक ही बुक है, एक ही कॉपी है, बड़ी सी बुक होती है वो। हाँ उन्हीं में है। हाँ दे सकते, टीचर्स को तो दी जाती है, जिसको दे सकते। हाँ हाँ
नीचे हो सकता है। हाँ उनके व्हाट्सएप पे भेज दो। हाँ वो वहीं उसमें होगी, रखी होगी, क्योंकि मैंने ही मैं उससे पढ़ाता था तुम लोगों को, और वो मैंने बुक वापस की है अभी, जब ये सब चल रहा था ना तो उसमें बुक वापस ली गई थी हम लोग, तो मैंने दी। हाँ मिल जाएगी। हाँ ठीक है ओके। और मैं फिर तुम्हें भेज दूंगा सारे प्रैक्टिकल गिफ्ट भेज। हाँ स्कैन करके, नहीं स्कैन करके। नहीं वो नहीं है, वो तो वो है शिवलिंगम है, वो एक ही जैन है। ठीक है हाँ मेरे पास है प्रैक्टिकल, तो मैं उसी से भेजूंगा। हाँ मैं वही भेजूंगा। ठीक है ओके। तो हिमालयन पी वेव है। देयर इज आल्सो अ राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक पैटर्न एंड फर्स्ट डिग्री एट्रियोवेंट्रिकल ब्लॉक, prolonged PR interval due to intra-atrial conduction delay, there is P wave inversion। ये सब अभी हम यूज करेंगे। बस आप हिमालयन P wave याद रखिए, बड़ा राइट एट्रियम तो बड़ी P wave। ठीक है बस इतना याद रखिए। बाकी जो बंडल ब्रांच ब्लॉक है और एट्रियोवेंट्रिकल ब्लॉक है ये सब हम बाद में करेंगे जब हम एरिथमिया डिस्कस। ओके सर ठीक है। फिर उसके बाद सिम्टम्स आ जाते हैं। माइल्ड फॉर्म ऑफ एब्सिन एनोमली मे नॉट कॉज सिम्टम्स अंटिल लेटर इन एडल्टहुड। मैंने जैसे आपको बताया था कि इतनी जल्दी सिम्टम नहीं देगा कि पैदा होते ही साइनोसिस, ये थोड़ा एडल्टहुड में जाके साइनोसिस डेवलप करेगा। इफ साइन एंड सिम्टम्स आर प्रेजेंट दे मे इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, क्योंकि ऑक्सीजन वाला ब्लड कम है, स्पेशली विद एक्सर्शन। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तभी हमें इस चीज का अंदाजा होगा। फटीग, ऑक्सीजन अगर कम है तो मसल्स को ऑक्सीजन कम मिलेगी, हम जल्दी थक जाएंगे। हार्ट पैल्पिटेशन मैंने आपको बताया था, एरिथमिया डेवलप होगी। और ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ लिप्स एंड स्किन कॉज्ड बाय लो ऑक्सीजन। ठीक है ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ एब्सिन एनोमली डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी ऑफ डिफेक्ट। द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज टू रिड्यूस सिम्टम एंड अवॉइड फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन सच एज हार्ट फेलियर एंड एरिथमिया। ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है? एबनॉर्मल हार्ट रिदम, पेशेंट इज रिकमेंडेड फॉर केयरफुल मॉनिटरिंग एंड रेगुलर चेकअप which include an electrocardiogram, echocardiogram, Holter monitoring test and exercise stress test। ये सारे रिदम को फाइंड आउट करने के लिए, रूल आउट करने के लिए सारे टेस्ट करे जाएंगे, जिसमें ECG है, इकोकार्डियोग्राफी है और हॉल्टर मॉनिटरिंग है और स्ट्रेस टेस्ट है। ये 4 टेस्ट है। ये 4 टेस्ट जब आपके 4th सेमेस्टर में कार्डियोवैस्कुलर टेक्निक्स एंड फिटनेस का पेपर आएगा तो मैं सारे टेस्ट बताऊंगा आपको और बताऊंगा कि कैसे किया जाता है। Medication for sign and symptoms of heart failure is needed, such as drug to prevent water retention, diuretics to prevent blood clots, medication and heart rate problem। देखिए यहाँ पे जो बात बोली गई है इसमें आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। वाटर रिटेंशन, उसके आगे लिखिए डायूरेटिक्स। तो वाटर रिटेंशन और डायूरेटिक्स का मतलब ये है कि ज्यादा ब्लड बाहर नहीं निकल पा रहा है बॉडी से, हार्ट से, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल छोटे होने की वजह से बहुत ज्यादा ब्लड को वो लंग्स तक नहीं ले जा पा रहा है, ब्लड को। तो क्या होगा? ब्लड जो है राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में रुकेगा, फिर में रुकेगा, उसके बाद सुपीरियर वेना कावा में रुकने लगेगा, फिर इंफीरियर में रुकने लगेगा। फिर आप रिवर्स में जाते जाइए तो पूरी बॉडी का जो सिस्टम है सारा कंजेस्टेड हो जाएगा। वेनस सिस्टम अगर कंजेस्टेड हो जाए तो डिफरेंट एरिया में एडिमा मतलब पानी जमा होना शुरू हो जाएगा। अब ये पानी जमा होना शुरू हो गया तो इस पानी को बॉडी से निकालने के लिए डायूरेटिक्स हम यूज करते हैं। डायूरेटिक्स वो दवाइयां होती हैं जो यूरिन के जरिए पानी को बॉडी, ठीक है, यूरिन के जरिए बॉडी से पानी को बाहर निकाल देती है। अब दूसरा क्या होता है? दूसरी ड्रग्स का नाम दिया गया है कि प्रिवेंट ब्लड क्लॉट।
ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए दवाइयाँ यूज की जाती हैं। क्यों ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए दवाइयाँ यूज की जाती हैं? क्योंकि जो राइट हाँ, जब राइट एट्रियम हाँ, तो उसमें बहुत बड़े अमाउंट में अगर ब्लड है तो वो बहुत देर तक रुकेगा। ब्लड जब बहुत देर तक रुकेगा तो प्लेटलेट जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे और अगर एक भी डिपॉजिट हो गई तो वो अपनी तरफ दूसरों को अट्रैक्ट करेगी और वहाँ पे क्लॉट फॉर्म हो जाएगा और ये क्लॉट घूमते 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 किसी भी वेन को, किसी भी आर्टरी को ब्लॉक कर सकता है। एंटी कोगुलेंट यूज करने पड़ेंगे जो प्लेटलेट को एग्रीगेट, एंटी प्लेटलेट एग्रीगेटिंग एजेंट, ठीक है, एंटी प्लेटलेट एग्रीगेटिंग एजेंट को हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है, जो ब्लड थिनर होते हैं। और तीसरी तरह की कौन सी मेडिसिन है? क्योंकि यहाँ पे जो एट्रियल या वेंट्रिकल फिब्रिलेशन होने की पॉसिबिलिटी है तो वो ना हो, इसलिए रिदम को नॉर्मल रखने की दवाई यूज की जाएगी, ठीक है, बस। और यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व को रिपेयर किया जाएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व को रिप्लेस भी किया जा सकता है। रिप्लेसमेंट आगे लिखा ही नहीं है, ठीक है, लगता नींद आ गई यहाँ पे मुझे, ठीक है। तो ये सारी हम सर्जरी करेंगे, वॉल्व को ठीक कर देंगे और यहाँ पे जो यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी कैथेटर एब्लेशन है इसको आप अभी मत करिएगा, ये फोर्थ पार्ट है। एब्लेशन क्या होता है तब हम आपको बताएंगे। और हार्ट ट्रांसप्लांट, जब कुछ भी ना बन पड़े तो हार्ट को निकालो, नया हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, यस सर, ठीक है। तो बहुत कुछ आसान है। तो यहाँ पे हम क्लास को खत्म करते हैं, अब अटेंडेंस आपकी ले लेते हैं और अब साइनोटिक हार्ट जो डिफेक्ट्स हैं वो खत्म होने वाले हैं। जी सर। तो अब मैं ये स्लाइड आपको भेज दूंगा। यस सर। आप लोग सर हाँ बोलिए सर, वाटर रिटेंशन वाली बात रिपीट कर दीजिए सर, आवाज नहीं आई थी मुझे। अच्छा, वाटर रिटेंशन मतलब ये कि देखिए अगर वेंट्रिकल से बहुत राइट वेंट्रिकल से बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्लड नहीं निकल पा रहा है तो ब्लड कहाँ रुकेगा? राइट वेंट्रिकल में रुकेगा। राइट वेंट्रिकल में ब्लड कहाँ रुक रहा है? तो राइट एट्रियम में रुकेगा। राइट एट्रियम में रुक रहा है तो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा, अगर वहां रुक रहा है तो फिर सारी बॉडी की वेन्स में ब्लड रुकेगा। अगर सारी बॉडी की वेन्स में ब्लड बहुत देर तक रुका तो फिर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो गड़बड़ हो जाएंगे, जिसकी वजह से ब्लड से पानी और सारे टिश्यू में इकट्ठा होगा और एडिमा डेवलप होने लगेगा। तो इस एडिमा से बचने के लिए, पानी को कम करने के लिए डायूरेटिक्स मेडिसिन होती है जिसको वाटर पिल्स भी कहते हैं। वो बॉडी से यूरिन के जरिए एक्स्ट्रा अमाउंट का पानी निकाल देगा और पेशेंट को एडिमा होने से बचा लिया जाएगा। बात समझ में आ गई? यस सर। डायूरेटिक्स क्या कैसे काम करते हैं? ठीक है। यस सर, लास्ट वाली स्लाइड एक बार देखिए। अच्छा, ये वाली? हाँ देखिए सर, इससे पहले वाली। ये वाली? यस सर, हो गया। सर, एक क्वेश्चन था। जी बताइए। सर, आपकी डीपी पे मास एफ प्रोडक्शन क्या है? अरे मैंने सोचा बहुत मुश्किल ये मास के प्रोडक्शन है ना, वो मतलब मेरी हॉबी है। मैं छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म बनाता हूँ, कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सर, मैंने देखी है आपने? अच्छा अच्छा सर, मैंने देखी। यस सर। अच्छा, तो बाकी लोगों को भी दिखा दीजिएगा, ठीक है, लिंक इनके साथ भी शेयर कर, ठीक है। तो ये लोग भी देख, ये मतलब मेरी हॉबी है, ये मैं हॉबी की तरह से करता हूँ। आप लोगों को पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसके साथ ये भी मैं मतलब मुझे अच्छा लगता है करना, ठीक है। तो कभी मुझे जरूरत हो, जब मूवी बना रहे होंगे कोई हेल्प की, तो आप लोगों को पता लग गया है मास प्रोडक्शन के बारे में आप लोग जान गए। मुझे बहुत ज्यादा डर लग गया था कि कौन सा मुश्किल क्वेश्चन मुझसे पूछा जाने वाला है। ये बताइए तो अच्छा ठीक है।
चलिए बताइए। आफरीन, यस सर आफरीन प्रेजेंट। आयशा, प्रेजेंट सर। आलिया नाज, आलिया नाज के बारे में मुझे कुछ पता नहीं लगा, क्योंकि अमर आपको पता है कुछ आलिया नाज का कि सर नहीं, उनसे पूछना पड़ेगा सर, मैं आपको पूछ के इन्फॉर्म। हाँ आप पूछिएगा। अंबर प्रेजेंट, हमसा प्रेजेंट सर। आरिफा शकील Yes, sir. प्रेजेंट, आतिफा खान, फरहान मजहर प्रेजेंट, फरीन प्रेजेंट, फिजा खान प्रेजेंट, हसीब प्रेजेंट, इमरान मजहर प्रेजेंट, इंशा वाली प्रेजेंट, इकरा प्रेजेंट सर। प्रेजेंट, खुशबू खुशबू कुलसुम प्रेजेंट सर। प्रेजेंट, लाइबा प्रेजेंट, फरहान प्रेजेंट, जमा प्रेजेंट, प्रेजेंट सर। मोहम्मद शारिक प्रेजेंट,